स्टूडेंट्स, अगेन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इनफाइनाइट विजन। मेरा नाम है कौशलान सिंह और आज इस वीडियो में मैं क्लास 11th केमिस्ट्री का चैप्टर 2 एटॉमिक स्ट्रक्चर यानी परमाणु की संरचना जो है स्टार्ट कर रहा हूं। चैप्टर 1 को मैंने स्किप कर दिया है, उसमें बहुत सी बेसिक चीजें हैं जो आप खुद पढ़ सकते हैं। उसमें दो महत्वपूर्ण चीजें हैं, पहला है मोल कॉन्सेप्ट क्या होता है और दूसरा ये है कि स्टीरियो केमिस्ट्री क्या होती है। वो टॉपिक मैंने अभी के लिए छोड़ दिया है। रीजन क्या है कि क्लास 10th के बच्चों का जो है केमिस्ट्री का बेस उतना क्लियर नहीं होता है कि वो मोल कॉन्सेप्ट और स्टीरियो केमिस्ट्री अच्छे से समझ पाए। ठीक है, कुछ बच्चों के लिए, बाकी तो बच्चे जो है पढ़ के आए होंगे, लेकिन बहुत से बच्चों का बेस उतना क्लियर नहीं होता है कि तुरंत वो मोल कॉन्सेप्ट और स्टीरियो केमिस्ट्री जैसे टॉपिक को समझ सके। ठीक है, तो इसलिए मैं चैप्टर 2 स्टार्ट कर रहा हूं। चैप्टर 2 बिल्कुल बेसिक है, यानी ये रसायन विज्ञान का बिल्कुल बेस बनाता है। ठीक है, इसमें हम शुरुआत से पढ़ते हैं कि परमाणु की खोज कैसे हुई, परमाणु के मॉडल कैसे कैसे आते गए, इसके बाद परमाणु के जो मूल कण है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन उनकी खोज कैसे हुई। ठीक है, तो आप रसायन विज्ञान की अगर पढ़ाई की शुरुआत कर रहे हैं, ठीक है, क्लास 11th के लेवल पे, तो आपको सबसे पहले चैप्टर 2 ही कवर करना चाहिए। ठीक है, क्योंकि चैप्टर 2 बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट होता है और इसमें जो है जो बच्चा अगर 9th 10th में केमिस्ट्री नहीं पढ़ा है वो भी यहां से केमिस्ट्री को समझ सकता है। ठीक है, तो चलिए जल्दी से इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो स्टूडेंट्स, चलिए जो है हम चैप्टर 2 पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली जो हमारी टॉपिक है वो है कि परमाणु की खोज से संबंधित इतिहास क्या है। ठीक है, तो ये टॉपिक जो है एग्जाम में आपके नहीं आएगा, लेकिन आपकी जानकारी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यानी कि परमाणु की खोज की शुरुआत कैसे हुई, परमाणु शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया, इन सब बातों पे हम चर्चा करने जा रहे हैं। ठीक है, तो देखिए जो हमारी मनुष्य की जाति है, ठीक है, ह्यूमन बींग्स, इसके अंदर एक क्वालिटी है कि ये हमेशा जिज्ञासु रही है हर चीजों के जानने के प्रति, हर चीज को वो जानने चाहते हैं। ठीक है ना, हमारा ह्यूमन नेचर है कि हम हमेशा क्यूरियस होते हैं किसी भी चीज को जानने के लिए कि ये क्यों होता है, ये क्यों हो रहा है, ये क्यों नहीं हो रहा है, ये किस चीज से बना है, इसके पीछे का कारण क्यों है, ये फिनोमिना क्यों हो रहा है। ठीक है, तो मानव के अंदर जो है इतिहास काल से ही एक जिज्ञासा थी कि जितने भी पदार्थ हैं, पदार्थ यानी कि जो भी हमारे आसपास वस्तुएं दिखाई देती हैं, ठीक है, और यहां तक कि जो हम हैं, ये सब चीजें किस चीज से मिलकर बनी है। यानी जितने भी पदार्थ आसपास दिखाई दे रहे हैं, ये हमारी बॉडी है, ठीक है, ये सभी चीजें किससे मिलकर बनी है, यानी क्या वो चीजें हैं जिससे मिलकर बनी है। ठीक है, तो अगर आप बहुत पीछे जाएंगे यानी माइथोलॉजी की बात करेंगे, पौराणिक कथाओं में, ठीक है, तो उसमें तो लोगों की मान्यता थी कि हमारा जो शरीर है वो पंच तत्वों से मिलकर बना है, और हमारा शरीर नहीं, ये दुनिया की जितनी भी वस्तुएं हैं वो पंच तत्वों से मिलकर बनी है। ठीक है, वो पंच तत्व मानते थे, आग है, हवा है, पानी है, मिट्टी है और आकाश है। ठीक है, तो ये थी पुराने लोगों की मान्यताएं। अच्छा हाँ, यहां पे एक इंटरेस्टिंग बात ये है कि ये लोगों के अंदर ये मान्यताएं आई कहां से कि हम पंच तत्वों से मिलकर बने हैं। ठीक है, तो देखिए आपकी स्क्रीन पर एक चौपाई दिख रही होगी, एक पूरी चौपाई की एक पूरी सारणी होगी। ठीक है, तो ये चौपाई की जो कटिंग है वो ली कहां से गई है, तो ये गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस से ली गई है, जिसमें एक सीन के बारे में है, जब राम बाली का वध कर देते हैं तो बाली की जो पत्नी तारा है वो रोते हुए आती है, तो राम जी उनको सांत्वना देने के लिए बताते हैं कि क्षितिजल पावक गगन शरीरा पंच तत्व मिल बना शरीरा, यानी जो हमारा शरीर है ये नश्वर है, यानी कि नष्ट होने के लिए बना है, 5 तत्वों से मिला है और 5 तत्वों में ही विलीन हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए ये थी गोस्वामी तुलसीदास द्वारा कही गई बात, जो लोगों की जो है एक अवधारणा बन गई। लोग मानने लगे कि हाँ, हमारा जो शरीर है और ये जो पूरा ब्रह्मांड है ये 5 तत्वों से मिलकर बना है और पुनः 5 तत्वों में ही विलीन हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। ठीक है, तो खैर ये बहुत पुरानी बात है, अब तो हम जान ही चुके हैं कि हमारी आवर्त सारणी में कितने तत्व हैं, 118 तत्व, ऑफिशियली तौर पर 118 तत्व हैं। ठीक है, इसके आगे भी खोजें चल रही हैं, कुछ की खोज हुई है जिन पर रिसर्च चल रहा है, लेकिन पहले के लोग मानते थे कि मात्र 5 तत्व है, लेकिन हम जानते हैं कितने तत्व हो गए हैं, 118। ठीक है, तो ये रही पुरानी कॉन्सेप्ट। क्लियर, इसके बाद देखिए, इसके बाद एक महर्षि हुए कणाद, काफी फेमस थे, इनका नाम सुना होगा आप लोगों ने कहीं ना कहीं तो बुक्स में। तो देखिए कणाद के बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। तो कणाद जो है भारत के एक महर्षि थे। ठीक है, और इनके कई नाम थे, कणाद, कड़ंडा, कृपालु, कश्यप,
कनभुक, ठीक है, ऐसे अजीब अजीब नाम थे। उल्का भी इनका एक नाम था, ठीक है। तो इन्होंने जो है सर्वप्रथम कहा कि प्रत्येक जो पदार्थ है, ये दुनिया का जो प्रत्येक पदार्थ है वह सूक्ष्म कणों से मिलकर बना है। यानी जो दुनिया का प्रत्येक पदार्थ है वो किससे मिलकर बना है? सूक्ष्म कणों से। ये इनका कहना था, कणाद का, ठीक है। तो जैसा नाम वैसा उनका काम, यानी कणाद नाम है। और उन्होंने कहा कि प्रत्येक पदार्थ सूक्ष्म कणों से मिलकर बना है, यानी सूक्ष्म कण आपस में जुड़ जाते हैं तो बड़ा बड़ा पदार्थ बन जाता है। और पुनः पदार्थ जो है इन सूक्ष्म कणों के रूप में ही टूट के फिर से विलीन हो जाता है, ठीक है। तो ये थी इनकी मान्यता कणाद की। कणाद का जो नाम कणाद क्यों पड़ा, इनके पीछे भी बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है। ऐसा बताया जाता है कि जब किसान खेती करके चला आता था तो खेतों में जो अन्न के दाने गिरे रहते थे, ये उनको जो है बीन कर उन्हीं से अपना भोजन की आपूर्ति करते थे, ठीक है। तो इतने महान ऋषि थे। और कणाद का मतलब भी होता है कड़ खाने वाला। कणाद शब्द का मतलब भी होता है कड़ खाने वाला, तो इनका नाम कणाद था, ठीक है। तो ये रहे कणाद के बारे में। तो सर्वप्रथम जो है जो सूक्ष्म कणों की बात की थी वो की थी महर्षि कणाद ने। इन्होंने ही सबसे पहले कहा कि जो पदार्थ है वो सूक्ष्म कणों से मिलकर बना है, ठीक है। तो ये काफी अच्छी शुरुआत थी। इससे पहले तो लोग मानते थे कि यहाँ 5 तत्वों से मिलकर बना है, लेकिन यहाँ कुछ अलग बातें कही गई कि हाँ, कणाद ने कहा कि प्रत्येक पदार्थ सूक्ष्म कणों से मिलकर बना है। तो देखिए, कणाद के बाद एक महान दार्शनिक हुए जो ग्रीस देश से बिलोंग करते थे। उनका नाम है डेमोक्रिट्स, ठीक है, डेमोक्रिट्स। इनका नाम आप लोग हमेशा याद रखिएगा क्योंकि ये बड़े फेमस दार्शनिक थे। और इन्होंने जो है पदार्थ के जो बनावट के बारे में बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताई। ऋषि कणाद की बात को इन्होंने रिपीट करते हुए उसमें कुछ और बातें जोड़ी, ठीक है। डेमोक्रिट्स ने कहा कि प्रत्येक पदार्थ सूक्ष्म कणों से मिलकर बना हुआ है, जिनको उन्होंने एक नाम दिया, उनको बोला एटम, ठीक है। ऋषि कणाद ने वही बातें कही थी, प्रत्येक पदार्थ सूक्ष्म कणों से मिलकर बना है, लेकिन डेमोक्रिट्स ने क्या कहा कि प्रत्येक पदार्थ सूक्ष्म कणों से मिलकर बना है, उसको एक नाम दिया एटम, ठीक है। और एटम का मतलब होता है नॉट टू बी कट, यानी कि अगर हिंदी में कहूं तो अविभाज्य, अविभाज्य, ठीक है। तो आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, ये डेमोक्रिट्स है। इन्होंने जो है एक थ्योरी प्रस्तुत की। इसमें उन्होंने कहा कि प्रत्येक पदार्थ सूक्ष्म कणों से मिलकर बना है, जिसे एटम कहते हैं। एटम जो है बहुत ही छोटा और एकदम हार्ड होता है, यानी कि एकदम टफ होता है, ठीक है। और उन्होंने कहा कि एटम जो एक की जो संख्या होती है वो इनफाइनाइट होती है, यानी कि इसको गिन नहीं सकते हम लोग। और एटम एक दूसरे से जुड़ जाते हैं और पदार्थ का निर्माण करते हैं, ठीक है। तो ये रही डेमोक्रिट्स की बात, क्लियर। डेमोक्रिट्स आए तो उन्होंने कहा प्रत्येक पदार्थ सूक्ष्म कणों से मिलकर बना है, इसे बोलेंगे एटम। और एटम का मतलब होता है अविभाज्य, जिसे तोड़ा नहीं जा सकता। और एटम को ही हम जो है अपनी भाषा में बोलते हैं परमाणु। क्या बोलते हैं? परमाणु, ठीक है। तो आपको यहां जानकारी हो गई कि परमाणु शब्द का सर्वप्रथम पहले प्रयोग किसने किया? डेमोक्रिट्स ने, ठीक है। तो डेमोक्रिट्स की इन सब बातों कहने के बाद बहुत से दार्शनिक आए, जैसे कि लुक्रिटस थे, अरस्तु थे, न्यूटन थे। वो भी जो है इन सभी बातों को रिपीट करते गए कि प्रत्येक पदार्थ जो है कणों से मिलकर बना है, कण स्थूल होते हैं, रिगिड होते हैं, ठीक है। यही सब बातें रिपीट होती गई तो लोगों ने यह मानना शुरू कर दिया कि हाँ, प्रत्येक पदार्थ जो है सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है और जिसे बोलते हैं परमाणु, ठीक है। लेकिन 18वीं शताब्दी के शुरुआत में यहां पे एक वैज्ञानिक आते हैं जिनका नाम है जॉन डाल्टन, ठीक है। इनका नाम तो बच्चा बच्चा जानता होगा, जॉन डाल्टन काफी फेमस वैज्ञानिक है। तो पहले देखिए इनकी थोड़ी सी बात कर लेते हैं। तो जॉन डाल्टन जो है ब्रिटेन से बिलोंग करते हैं और ये एक फिजिसिस्ट, केमिस्ट और मेट्रोलॉजिस्ट थे, ठीक है। यानी ये भौतिक विज्ञान के भी जो है माहिर थे, रसायन विज्ञान और साथ में मेट्रोलॉजिस्ट। तो मेट्रोलॉजिस्ट वो लोग होते हैं जो मैटर के ऊपर स्टडी करते हैं, पदार्थों के जो है गहन अध्ययन करते हैं कि पदार्थ किन चीजों से मिलकर बने हैं, उनके अंदर क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं, ठीक है। तो ये थे जॉन डाल्टन। तो जॉन डाल्टन ने 18वीं शताब्दी की शुरुआत में अपना जो है एक सिद्धांत प्रस्तुत किया जिसे बोलते हैं डाल्टन का परमाणु सिद्धांत। तो चलिए हम लोग डाल्टन का परमाणु सिद्धांत पढ़ना स्टार्ट करते हैं। हाँ, एक बात और कि डाल्टन का परमाणु सिद्धांत 18वीं शताब्दी की शुरुआत में कब प्रस्तुत किया गया, इसको लेकर काफी मतभेद है। यानी अलग अलग बुकों में अलग अलग ईयर दिया है, लेकिन अगर आप इंटरनेट पर देखेंगे विकिपीडिया पे, तो विकिपीडिया मानता है कि डाल्टन ने अपना परमाणु सिद्धांत 1803 में दिया था, ठीक है ना, यानी 1803 में, क्लियर। तो अलग अलग बुकों में जो है आपको ये ईयर चेंज मिल सकता है, तो उसके लिए ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो चलिए हम
पढ़ना स्टार्ट करते हैं कि डाल्टन एटॉमिक थ्योरी में क्या क्या बातें कही गई। तो सबसे पहली बात जो इन्होंने बताई वो ये है कि प्रत्येक पदार्थ सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है जिन्हें परमाणु कहते हैं। ठीक है, तो ये बात तो बिल्कुल सिंपल है, पुरानी ही बातें हैं जो ऋषि महर्षियों ने बताई थी, दार्शनिकों ने बताई थी। तो पहली जो है पॉइंट इनका ये है कि प्रत्येक पदार्थ अति सूक्ष्म कणों से मिलकर बना है और जिसको उन्होंने नाम दिया परमाणु। ठीक है, तो ये रहा पहला पॉइंट। दूसरा इन्होंने कहा कि परमाणु ही पदार्थ का सबसे सूक्ष्मतम कण है, इससे छोटा कण संभव नहीं है। अर्थात कहने का मतलब यह कि परमाणु अविभाज्य है। परमाणु क्या है? अविभाज्य है। यानी कि कह रहे हैं कि किसी भी पदार्थ का जो सबसे छोटा कण होगा वो कौन होगा? परमाणु। और परमाणु को तुम तोड़ नहीं सकते। ऐसा नहीं कि परमाणु को तोड़ के और कोई छोटा कण प्राप्त कर लो। ये था डाल्टन का कहना। ठीक है, तो इन्होंने जो दूसरा पॉइंट कहा वो कहा कि जो परमाणु है वो अविभाज्य है। परमाणु क्या है? अविभाज्य। ठीक है, तीसरा पॉइंट इन्होंने कहा कि जो परमाणु है वो अविनाशी है। अविनाशी का मतलब यह है कि इसको न तो हम नष्ट कर सकते हैं न तो उत्पन्न कर सकते हैं। ठीक है, तो तीसरा पॉइंट जो डाल्टन ने बताया कि परमाणु जो है अविनाशी है, यानी इसे न तो नष्ट किया जा सकता है और न ही उत्पन्न किया जा सकता है। ठीक है, ये सब डाल्टन की बातें हैं, डाल्टन जो बोल रहे हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं। तो अगले पॉइंट में उन्होंने कहा कि यदि किसी एक तत्व को उठाया जाए, ठीक है, एक तत्व जैसे लोहा हो गया, एल्युमिनियम हो गया, चाहे जो भी है, ठीक है, तो डाल्टन कहते हैं कि किसी एक तत्व के सभी परमाणुओं के गुण कैसे होते हैं? एक समान, सभी गुण। ठीक है, एक बार फिर से रिपीट कर दूं कि डाल्टन बोल रहे हैं कि अगर आपने कोई एक तत्व लिया है और इसमें से जो है परमाणु निकालें आप, तो इन सभी परमाणुओं का जो गुण होगा, चाहे वो भौतिक गुण हो चाहे रासायनिक गुण हो, वो बिल्कुल कैसा होगा? एक जैसा, एक समान होगा। ठीक है, तो इन्होंने कहा कि एक ही तत्व के परमाणुओं का जो गुण होगा वो कैसा होगा? परमाणुओं का गुण एक समान होगा। ठीक है, अगले पॉइंट में उन्होंने कहा कि अगर आप दो तत्व लें, ठीक है, अगले पॉइंट में इन्होंने कहा कि दो भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणुओं के जो भौतिक व रासायनिक गुण होंगे वो बिल्कुल क्या होंगे? अलग अलग होंगे। ठीक है, तो यानी ये इसी का अपोजिट है। इन्होंने चौथे पॉइंट में क्या बताया कि एक ही तत्व के परमाणुओं का गुण कैसा होता है? एक समान। ठीक है, और अगले पॉइंट में बोल रहे हैं कि दो भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणुओं के गुण कैसे होते हैं? अलग अलग होते हैं, बिल्कुल अलग अलग। ठीक है, तो इसमें लिखेंगे दो भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणुओं का गुण जो होगा वो कैसा होगा? भिन्न भिन्न होगा, यानी अलग अलग होगा। ठीक है, मैं शॉर्ट में लिख दे रहा हूं, आप लोग मेरी बातों को सुन लीजिए। ठीक है, तो डाल्टन ने कहा कि एक ही तत्व के परमाणु जितने भी होंगे सबका गुण कैसा होगा? एक जैसा। भिन्न भिन्न तत्वों के जो परमाणु होंगे उनके गुण कैसे होंगे? भिन्न भिन्न होंगे। ठीक है, जो उन्होंने अगला पॉइंट बताया वो ये है कि जब परमाणु परमाणु से संयोग करता है, यानी जुड़ता है, संयोग मतलब जुड़ना। ठीक है, जब परमाणु परमाणु से जुड़ता है तो वो यौगिक परमाणु का निर्माण करता है। यौगिक परमाणु यानी परमाणुओं का योग हो गया, उसे बोलेंगे यौगिक परमाणु। यानी जो अगला पॉइंट है उन्होंने कहा कि परमाणु जब किसी दूसरे परमाणु से जुड़ता है तो ये बनाएगा यौगिक परमाणु। ठीक है, ये बनाएगा यौगिक परमाणु। ठीक है, और बाद में अवगाद्रो नाम के एक साइंटिस्ट थे, आगे इनके बारे में भी पढ़ना है।
ठीक है। तो अवगाद्रो जो है एक वैज्ञानिक थे, इन्होंने कहा कि यौगिक परमाणु को एक नाम दे दिया जाए और इन्होंने इसको नाम दे दिया अणु। क्या नाम दे दिया? अणु। ठीक है। तो ये रहा हमारा डाल्टन का परमाणु सिद्धांत। यहां पे दो बातें जो है आपको याद रखनी है। पहली बात तो है कि परमाणु शब्द को सबसे पहले किसने लिया, किसने नामकरण किया परमाणु का? तो डेमोक्रिट्स ने कहा था एटम। ठीक है। और बात करें मॉलिक्यूल यानी अणु शब्द की, सबसे पहले जो है प्रयोग किसने किया अणु शब्द का? तो वो है अवगाद्रो। ठीक है। चलिए डाल्टन एटॉमिक थ्योरी को एक बार रिपीट कर लेते हैं। डाल्टन ने कहा कि प्रत्येक पदार्थ अति सूक्ष्म कणों से मिलकर बना, इसे क्या बोलेंगे? परमाणु। उसके बाद कहा कि परमाणु जो है वो अविभाज्य है, यानी इसे और छोटे कणों में विभाजित नहीं किया जा सकता। उसके बाद बोला परमाणु अविनाशी है। अविनाशी होने का मतलब यह है कि जिसे न तो नष्ट किया जा सके न तो उत्पन्न किया जा सके। उसके बाद इन्होंने कहा कि एक ही तत्व के परमाणु निकालोगे तो सबका गुण कैसा होगा? एक जैसा। उसके आगे उन्होंने कहा कि भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणुओं के गुण कैसे होंगे? भिन्न भिन्न होंगे। और लास्ट में उन्होंने कहा कि जब परमाणु परमाणु से जुड़ेगा तो क्या बनाएगा? यौगिक परमाणु। और यौगिक परमाणु को अवगाद्रो ने कह दिया अणु, यानी अणु का नाम दे दिया। ठीक है। तो ये रहा डाल्टन का परमाणु मॉडल। लेकिन यहां पे जो है डाल्टन का परमाणु मॉडल पूरी तरह से फेल कर गया। ठीक है। हाँ, एक बार में नहीं किया, धीरे धीरे खोजें होती गई और डाल्टन का परमाणु मॉडल क्या होता गया? विफल होता गया। ठीक है। देखिए कैसे। प्रत्येक पदार्थ अति सूक्ष्म कणों से मिलकर बना, इसे क्या बोलते हैं? परमाणु। ये तो ठीक है, लेकिन परमाणु अविभाज्य है, यानी परमाणु को और छोटे कणों में नहीं तोड़ा जा सकता, यानी कि परमाणु से छोटा कण अस्तित्व में नहीं है। लेकिन हम जानते हैं आज के समय में कि ऐसा सही नहीं है। परमाणु से भी छोटे कण होते हैं, इसे क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ठीक है। यानी आप कह सकते हैं कि परमाणु के मूल कणों इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन का खोज होने के बाद डाल्टन का परमाणु सिद्धांत क्या हो गया? विफल हो गया। क्योंकि डाल्टन ने कहा था परमाणु अविभाज्य, यानी परमाणु से छोटे कण उपस्थित नहीं है। ठीक है। उसके बाद उन्होंने कहा था परमाणु क्या है? अविनाशी है, परमाणु कभी नष्ट नहीं हो सकता। लेकिन बाद में यह भी होगा कि नहीं, परमाणु नष्ट हो सकता है। देखिए यूरेनियम पर जब न्यूट्रॉन की बमबारी की जाती है, ठीक है, जब ये परमाणु बम बनता है, परमाणु बम किससे बनता है? यूरेनियम से। तो यूरेनियम पर जब न्यूट्रॉन कणों की बमबारी की जाती है तो ये बेरियम और क्रिप्टॉन में टूट जाता है और साथ में निकलती है ऊर्जा बहुत ही ज्यादा मात्रा में। तो ये ऊर्जा निकलती कहां से है? तो होता क्या है कि यूरेनियम एक रेडियो एक्टिव तत्व है। इस पर जब न्यूट्रॉन की बमबारी की जाती है तो इसका ये जो बेरियम क्रिप्टॉन में टूटता है तो इसका थोड़ा सा द्रव्यमान नष्ट हो जाता है, थोड़ा सा द्रव्यमान नष्ट हो जाता है, तो वो बदल जाता है ऊर्जा में। आइंस्टीन ने बताया था कि अगर ये द्रव्यमान नष्ट हो रहा है तो वो इतनी ऊर्जा के बराबर होगा, E बराबर mc², यानी m द्रव्यमान अगर नष्ट हो रहा है तो इतनी ऊर्जा उत्पन्न होगी। ठीक है। तो ये रहा परमाणु बम बनाने का जो है सिद्धांत। लेकिन कुल मिला के इस जो है प्रयोग से ये सिद्ध हुआ कि परमाणु को नष्ट किया जा सकता है और ऊर्जा में बदला जा सकता है। तो इनकी ये बात भी जो है गलत साबित रही। अगला इन्होंने कहा है कि एक ही तत्व के जितने भी परमाणु होंगे, ध्यान सुनिएगा, एक ही तत्व के जितने ही परमाणु होंगे सभी गुण कैसे होंगे? एक समान। लेकिन बाद में खोज हो गई समस्थानिकों की, समस्थानिक यानी आइसोटोप्स। ठीक है। तो देखिए आइसोटोप्स क्या होते हैं? तो देखिए ये दोनों एक दूसरे की जो है समस्थानिक हैं, इनका परमाणु क्रमांक सेम है। ठीक है। लेकिन द्रव्यमान संख्या क्या हो गई? अलग अलग हो गई। ठीक है। लेकिन तत्व तो एक ही है ना, तत्व तो ये भी कार्बन है, ये भी क्या है? कार्बन। ये भी कार्बन का परमाणु है, ये भी कार्बन का परमाणु है, लेकिन दोनों के गुणों में अंतर है। पहला अंतर कि इसकी द्रव्यमान संख्या 12 है और इसकी द्रव्यमान संख्या 14। दूसरा अंतर कि ये एक नॉर्मल तत्व है, ठीक है, और ये एक रेडियो एक्टिव तत्व है। रेडियो एक्टिव तत्व का मतलब है कि ये स्वतः विघटित होते रहते हैं, टूटते रहते हैं और अल्फा बीटा गामा किरणों को निकालते रहते हैं। तो कुल मिला के डाल्टन का यह सिद्धांत गलत साबित हो गया। डाल्टन ने कहा था कि अगर एक तत्व है तो उसके सभी परमाणु गुण कैसे होंगे? एक जैसे। लेकिन हम देख रहे हैं कि कार्बन के जो है, ये कार्बन है, ये भी कार्बन है, और दोनों के परमाणुओं का गुण क्या है? अलग अलग है। ठीक है। एक सामान्य है, एक रेडियो एक्टिव है। तो ये बात भी गलत हो गई। अगला पॉइंट इन्होंने कहा कि दो भिन्न भिन्न तत्वों के जो गुण है वो क्या होंगे? भिन्न भिन्न होंगे। यानी कि अगर दो भिन्न भिन्न तत्व उठा लिए जाए
तो उनके गुण क्या होंगे, भिन्न भिन्न होंगे। तो यहाँ पे है 6C14 यानी कि कार्बन का समस्थानिक है रेडियोएक्टिव वाला, और यहाँ पे है 7N14 यानी नाइट्रोजन। ये कार्बन है, ये कौन है, नाइट्रोजन। दो भिन्न भिन्न तत्व हैं, ये कार्बन तत्व है, ये कौन सा है, नाइट्रोजन तत्व है। लेकिन इन दोनों का एक गुण मैच खा रहा है, वो है द्रव्यमान संख्या। इसकी भी 14 है और इसकी भी कितनी है, 14। लेकिन इन्होंने कहा डाल्टन ने कि भिन्न भिन्न तत्वों का परमाणु उठाया जाए तो उसका गुण क्या होगा, भिन्न भिन्न। लेकिन आप देख रहे हैं कि कार्बन अलग तत्व है, नाइट्रोजन अलग तत्व है, लेकिन इनके परमाणुओं की द्रव्यमान संख्या कैसी है, एक जैसी यानी समान है। बात समझ में आ गई। तो कुल मिला के ये है कि धीरे धीरे खोजें होती गई और डाल्टन का परमाणु सिद्धांत क्या हो गया, पूरी तरह से गलत साबित हो गया। लेकिन चूंकि 18वीं शताब्दी में और कोई सिद्धांत था नहीं, और 18वीं शताब्दी में यानी 1803 में जब इन्होंने ये सिद्धांत दिया था, उसके बाद कई सालों बाद ये सब खोजें शुरू होने हुई, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की और अन्य खोजें। तो तब तक डाल्टन के परमाणु सिद्धांत को बिल्कुल एक्यूरेट माना जाता था और माना जाता था कि ये बिल्कुल सही सिद्धांत है। ठीक है, तो खैर डाल्टन का परमाणु सिद्धांत गलत रहा, लेकिन इन्होंने शुरुआत की और काफी अच्छी शुरुआत की, तो डाल्टन को एक महान वैज्ञानिक जो है माना जाता है। तो अब हम पढ़ेंगे कि सबसे जो है बड़ी गलती डाल्टन ने क्या की। तो डाल्टन ने कहा कि परमाणु अविभाज्य है, यानी परमाणु से छोटा कण कोई नहीं है। लेकिन परमाणु से छोटे कण की खोज हो गई, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। तो अब हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे कि कैसे कैसे खोजें हुई, कैसे इलेक्ट्रॉन की खोज हुई, कैसे प्रोटॉन की खोज हुई और कैसे न्यूट्रॉन। व्हाट्सएप राउडी बॉयज एंड गर्ल्स, वीडियो में रिकॉर्ड के लिए खेद है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की खोज के वीडियो के लिए आप लोगों को थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। उससे पहले आप लोग जो है मेरे वीडियो में कमेंट करिए और बताइए कि आपको ये वाला वीडियो कैसा लगा और आपको नेक्स्ट वीडियो जो है चाहिए, मतलब नेक्स्ट वीडियो के लिए आप कितने एक्साइटेड हैं। और यहाँ पे मैं एक इन्फॉर्मेशन बताने जा रहा हूँ कि मेरी जो वीडियो की जो कंटिन्यूटी है वो रुक गई थी। मैं काफ़ी बीच में गैप कर दिया था। उसका रीज़न ये था कि मैं ग्रामीण क्षेत्र से बिलोंग करता हूँ। यहाँ पे लाइट की काफ़ी प्रॉब्लम है और पिछले कुछ दिनों से लाइट आ ही नहीं रही थी, बिल्कुल नहीं आ रही थी, इतनी भी नहीं थी कि इन्वर्टर चार्ज हो सके, इसलिए मैं वीडियो बना नहीं पा रहा था। ठीक है, तो अब मैं कोशिश करूँगा कि आपको वीडियो जो है मिलता रहे डेली बाय डेली या एक एक दिन के गैप पर। तो और सबसे महत्वपूर्ण बात जो मैं आपसे कहना चाहता हूँ वो ये है कि मैं यूट्यूब पे बहुत फेमस टीचर नहीं हूँ, तो आप लोग जो है मेरे वीडियो को शेयर करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पहुँच सके। क्योंकि ये मैंने यूट्यूब चैनल अभी स्टार्ट ही किया है और काफ़ी इसमें मैंने वर्क किया है, काफ़ी मेहनत की है। तो आप लोग प्लीज़ सपोर्ट करिए। थैंक यू।